नमस्कार दोस्तों, डिकोड एग्जाम में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी की घटना चक्र। ये इस सीरीज की 5th क्लास है। अभी तक अगर आपने 4 क्लासेस को नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाके क्लास को देख सकते हैं। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं मेरे साथ ऐश्वर्या सिंह के साथ। आज की क्लास को स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ी सी इंफॉर्मेशन आप लोगों को दूंगी फाउंडेशन कोर्स की, जो कि डिकोड एग्जाम आप लोगों के लिए लेकर आया है। इस फाउंडेशन कोर्स में एंटायर आरओ के सिलेबस को कवर किया गया है थ्रू वीडियो लेक्चर्स। यहाँ पर आपको नोट्स पीडीएफ के फॉर्मेट में प्रोवाइड कराई जाएगी, आपको टेस्ट सीरीज प्रोवाइड कराई जाएगी जहां पर आप अपने परफॉर्मेंस को इवेलुएट कर सकते हैं। अगर आपको किसी भी तरीके का डाउट होता है तो आपको टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन कराया जाएगा, जहां पर आप अपने डाउट को फैकल्टी के साथ पूछ सकते हैं। अगर इस कोर्स से रिलेटेड आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए क्लास, तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप करिए। यहाँ पर स्क्रीन पे आपको नंबर दिख रहा होगा। यहाँ पर आपको इस कोर्स से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करा दी जाएगी। डिकोड एग्जाम आप लोगों के लिए समान हिंदी की पुस्तक भी लेकर आया है, जो कि आप घर बैठे ऑर्डर कर सकते हैं अमेजॉन या फिर फ्लिपकार्ट से, या फिर आप इसको अपने नियरेस्ट बुक स्टोर पे जाकर खरीद भी सकते हैं। ये बुक परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो एक बार इसका अध्ययन जरूर करिए। और अगर इस बुक से भी रिलेटेड आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप करिए। चलिए, आज की क्लास का हम पहला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम में दिया गया है, तो आप जिस माध्यम के हैं आप उस माध्यम में प्रश्न को पढ़िएगा और उत्तर देने का प्रयास करिएगा। तो यहाँ पर पहला प्रश्न जो है, समुदायों का पूर्ण क्रम जो क्रमशः एक निश्चित स्थान पर बदलता है कहलाता है। पहला आपको ऑप्शन दिया गया है पारिस्थितिकी अनुक्रम, जिसको कि हम इकोलॉजिकल सक्सेशन कहते हैं। सीक्वेंस लिखा है, इसको सही करिएगा, सक्सेशन लिखिएगा। फिर सीयर, फिर तीसरा आपको दिया गया है समुदाय गतिकी, और आखिरी में आपको दिया गया है जैव भार का पिरामिड। तो यहाँ पर जो सही उत्तर है वो आपका क्या है, सीयर। ठीक है, बी जो है वो आपका सही उत्तर है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कंप्लीट सीक्वेंस ऑफ कम्युनिटीज की बात की गई है। अभी हम इसको डिस्कस करते हैं। लास्ट क्लास में मैंने आपको पारिस्थितिकी अनुक्रम के बारे में बताया था, जिसमें कि सबसे पहले हमने प्राइमरी सक्सेशन के बारे में डिस्कस किया था। प्राइमरी सक्सेशन को समझने के लिए मैंने आपसे कहा था कि आप एक पोर्शन ऑफ लैंड को लीजिए। हम एक जमीन को लेते हुए चल रहे हैं। आप समझिए, एकदम इनिशियल स्टेज पे जब स्टार्टिंग थी तो इस जमीन पर एक भी पेड़ पौधे नहीं थे। यहाँ पर बड़े बड़े पत्थर हुआ करते थे। अगर हम इस फिगर के माध्यम से समझे तो इधर देखिए, यहाँ पे बेयर रॉक है, यहाँ पे चट्टाने हैं, बड़े बड़े पत्थर हैं। लेकिन समय के साथ वेदरिंग की वजह से, इरोजन की वजह से ये जो बड़े बड़ी चट्टाने थी ये टूटने लगी। ठीक है, धीमे धीमे, ये एक ग्रेजुअल प्रोसेस होता है, धीमे धीमे ये प्रोसेस चलता है। अनुक्रम की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, समझने के प्रयास करिएगा। यहाँ पर क्या है, अनुक्रम की बात हम करें, सक्सेशन की बात करें, धीमे धीमे ये प्रोसेस हो रहा है। ये बड़ी बड़ी चट्टानें छोटे छोटे टुकड़ों में आपकी टूटती हैं, वेदरिंग के कारण इरोजन होता है। फिर यहाँ पे मिट्टी बनती है। जब मिट्टी बनती है, नमी आती है, तो यहाँ पे छोटे छोटे ग्रासेस, हर्ब्स निकलना स्टार्ट होते हैं। फिर इन छोटे छोटे ग्रासेस को और प्लांट्स रिप्लेस करते हैं, फिर इन प्लांट्स को ट्रीज रिप्लेस करते हैं, और एक ऐसा समय आता है जब यहाँ पर पूरा फॉरेस्ट बनकर तैयार हो जाता है, जहां पर बहुत बड़े बड़े प्लांट्स लगे हैं, बहुत बड़े बड़े ट्रीज लगे हैं। तो इसको हम क्या कहते हैं, क्लाइमेक्स कम्युनिटी कहते हैं। और देखिए क्लास, यहाँ पर हमने सीरीज ऑफ कम्युनिटीज की बात की है। यहाँ पर आप देखिए, समुदायों का पूर्ण क्रम जो क्रमशः एक निश्चित स्थान पर बदलता है। तो यहाँ पर हम क्रम की बात करें, पूर्ण क्रम की, और किसके, समुदायों के पूर्ण क्रम की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम सीयर कहते हैं। तो एक चीज आप समझिएगा, जो प्राइमरी सक्सेशन होता है या इकोलॉजिकल सक्सेशन जिसको हम कह रहे हैं, ये 2 प्रकार का होता है। ठीक है, एक प्राथमिक सक्सेशन और एक द्वितीयक सक्सेशन। यहाँ पे मैं हिंदी में भी इसको समझाऊंगी। यहाँ पर आप देखिए, प्राथमिक और द्वितीयक अनुक्रमण की हम बात करें, सक्सेशन की हम बात करें, जब भी हम प्राथमिक की बात करते हैं, हम प्राइमरी की बात करते हैं, आपके दिमाग में हमेशा होना चाहिए उस समय यहाँ पर इसके पहले प्राथमिक है, प्राइमरी है, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं था, खाली आपके अबायोटिक कंपोनेंट वहां पर थे। जैसे कंकड़ था, धूल थी, मिट्टी थी, या फिर बड़े बड़े पत्थर हुआ करते थे। और समय के साथ धीमे धीमे ग्रेजुअल चेंज आया और आपके जैविक घटक भी यहाँ पर आ गए। समझ में आ रहा है? लेकिन जब हम बात करते हैं द्वितीय अनुक्रमण की, सेकेंडरी सक्सेशन की, तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर आपके पहले से ही बायोटिक कंपोनेंट होते हैं, जैविक घटक होते हैं। जैसे एक बहुत बड़ा जंगल है जहां पर बहुत बड़े बड़े वृक्ष लगे हैं,
ठीक है, अचानक से उस जंगल में आग लग गई, फॉरेस्ट फायर पकड़ लिया और पूरा जंगल आपका राख हो गया। तो अब क्या हुआ, जब जंगल में आग लगी तो यहां पर पूरा जो जमीन था वो आपका खाली हो गया। लेकिन आपको समझना है स्टार्ट कहां से हुआ है, पहले ही वहां पर जैविक घटक थे, पेड़ थे। ठीक है, आग लगने के कारण यहाँ पर अब कुछ नहीं बचा है और धीमे धीमे समय के साथ ग्रेजुअल चेंज होगा और एक समय ऐसा आएगा यहाँ पर भी आपके क्लाइमेक्स कम्युनिटी आ जाएंगे, मतलब बड़े बड़े वृक्ष आ जाएंगे एक समय बाद। यहाँ पर भी एक ग्रेजुअल चेंज हो रहा है, लेकिन स्टार्ट कहाँ से हुआ था, स्टार्ट एक बैरन लैंड से नहीं हुआ था। ये चीज याद रखिएगा। तो हमेशा याद रखिएगा जब भी हम बात करते हैं अनुक्रमण की, सक्सेशन की हम बात करते हैं, पारिस्थितिक सक्सेशन की हम बात करते हैं, पारिस्थितिक अनुक्रमण की हम जब बात करते हैं तो हम प्राथमिक और द्वितीयक दोनों तरीके से बात करते हैं। देखिए प्राथमिक अनुक्रमण दीर्घकालिक होता है। ठीक है, जब भी हम प्राइमरी सक्सेशन की बात करेंगे तो प्राइमरी सक्सेशन एक बहुत लंबा प्रोसेस होता है, क्योंकि कुछ नहीं था और कुछ नहीं से आपके बायोटिक फैक्टर जैविक घटक का आना और क्लाइमेक्स पे पहुंच जाना, पूरी तरीके से मैच्योर हो जाना, तो ये एक ज्यादा लंबा प्रोसेस होता है अगर हम इसको कंपेयर करेंगे द्वितीयक अनुक्रमण से। ठीक है, सेकेंडरी सक्सेशन से। समझ में आ गया होगा आपको। फिर दूसरी चीज देखिए, प्राथमिक अनुक्रमण जीवन रहित क्षेत्रों से प्रारंभ होता है, जो मैंने आपको बताया। वहां पे आपका बड़े बड़े पत्थर हुआ करते थे, कोई भी जैविक घटक नहीं था, कोई भी आपके बायोटिक कंपोनेंट नहीं थे, लाइफ नहीं एग्जिस्ट करती थी, बस आपका बैरन लैंड था। लेकिन समय के साथ ग्रेजुअल चेंज हुआ और आज वहां पर एक क्लाइमेक्स कम्युनिटी आ गई है। जबकि द्वितीयक में पहले जीवन के विनाश के बाद विनाश हो रहा है, द्वितीयक में, सेकेंडरी में विनाश हो रहा है, डिस्ट्रक्शन हो रहा है, जिसके कारण फिर से आपका सक्सेशन स्टार्ट होगा। ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। देखिए क्लास, मैंने आपको फिर बताया है कि जो भी सिलेबस है, सिलेबस में कोई भी चेंज नहीं किया जा रहा है, बस क्वेश्चंस की डिफिकल्टी को बढ़ा दिया जाएगा। अब यहां पर मैंने आपको इतने डीप में क्यों बताया, क्योंकि ये यूपीपीसीएस 2020 का प्रश्न है। ठीक है, जो कि इकोलॉजिकल सक्सेशन से रिलेटेड है। यहाँ पे सीयर के बारे में पूछा है। बस आप ये याद रखिएगा, जब भी हम सीयर की बात करते हैं यहाँ पर हम सीरीज ऑफ, हम किसकी बात कर रहे हैं, हम स्पीशीज की बात कर रहे हैं, हम कंप्लीट सीक्वेंस ऑफ कम्युनिटीज की बात कर रहे हैं जो वहां पर रह रही हैं। ठीक है, उनके लिए हम टर्म यूज करते हैं सीयर। ये चीज याद रखिएगा। और इकोलॉजिकल सक्सेशन से अगर आप प्रश्न पूछेगा तो आप आराम से कर लेंगे। मैंने आपको बहुत डीप में ये बता दिया, इसी वजह से मैंने प्राइमरी सक्सेशन और सेकेंडरी सक्सेशन भी बता दिया। यहाँ पर देखिए, ये आपका प्राथमिक है, यहाँ पे नंग चट्टाने हैं, ठीक है, कुछ नहीं है। फिर लाइकेन डेवलप हुई, फिर आपकी लघु वर्षीय पौधे हुए, फिर बहुवर्षीय साग घास हुए, फिर झाड़ियां हुई, असहाय पेड़ हुए, फिर अब छाया सहाय पेड़। तो देखिए किस तरीके से, और इसको हम क्लाइमेक्स कम्युनिटी कहते हैं, क्लाइमेक्स कहते हैं। ठीक है, अवस्था कहते हैं, चरमोत्कर्ष अवस्थाएं कहते हैं। चलिए अब हम लोग दूसरे टॉपिक को देखते हैं, पारिस्थितिक आंदोलन। तो यहां पर देखिए, ये यूपीपीसीएस 2007 का प्रश्न है। क्या है, पारिस्थितिकी स्थायी मितव्ययिता है, या किस आंदोलन का नारा था। यहाँ पे इकोलॉजी इज द परमानेंट इकोनॉमी। ठीक है, तो ये किसका नारा था, कहाँ का स्लोगन था, एपिको आंदोलन का, नर्मदा बचाओ आंदोलन का, चिपको आंदोलन का, या उपयुक्त में से किसी का भी नहीं। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है आपका चिपको आंदोलन। ये कहाँ का नारा था, चिपको आंदोलन का नारा था। अब यहां पर कुछ और आंदोलन देख लेते हैं। देखिए आंदोलन के बारे में पेपर में प्रश्न बना है। जब भी आप पढ़ाई करिए, ठीक है, जब भी आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लगाइए, घटना चक्र से लगा रहे हैं तब भी अच्छा है, अगर आप पूरा पेपर ही सॉल्व करें तब भी अच्छा है। लेकिन आप क्वेश्चन को सॉल्व करते समय एक चीज और याद रखिए कि यहाँ पर जो बाकी दिए गए पॉइंट्स हैं उनको भी आप एक बार पढ़ लीजिए। जैसे मैंने आपको बताया, इस प्रश्न का इकोलॉजी इज द परमानेंट इकोनॉमी का जो स्लोगन है वो आपके चिपको आंदोलन में दिया गया था। तो आपको चिपको आंदोलन के बारे में तो पता होना चाहिए, साथ ही साथ आपको ये भी पता होना चाहिए कि नर्मदा बचाओ आंदोलन में क्या था, या एपिको आंदोलन में क्या था। ठीक है, ये कहाँ हुआ, क्या था, किस वर्ष हुआ, सब पता होना चाहिए। हम पढ़ाई इसी तरीके से कर ही रहे हैं। अब साइलेंट वैली मूवमेंट भी आपका एक इन्वायरमेंट से रिलेटेड मूवमेंट है, इसके बारे में देख लीजिए। हो सकता है आने वाले वर्षों में आपसे पूछ ले कि ये किस वर्ष में हुआ था, तो अभी आप स्क्रीनशॉट लेंगे और कभी नहीं भूलेंगे कि साइलेंट वैली मूवमेंट जो है वो 1978 में हुआ था। और आप सभी को पता है कि साइलेंट वैली कहाँ है, साइलेंट वैली केरल में है। तो ये किस जगह पे हुआ था, केरल में हुआ था। और एनवायरमेंट से रिलेटेड मूवमेंट है, तो आपको समझ में आ ही रहा होगा कि यहाँ पे जो जीव जंतु थे, जो भी था, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए, समझ में आ रहा है, इनकी डिस्ट्रक्शन को रोकने के लिए यहाँ पे पन बिजली बांध
परियोजना बनाई जा रही थी जिसके वजह से मास डिस्ट्रक्शन हो रहा था, वहां की बायोडाइवर्सिटी पे, जो जैव विविधता थी वहां पे, उनका शोषण हो रहा था, एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था पनबिजली बांध परियोजना के कारण। इसी के प्रोटेस्ट में साइलेंट वैली मूवमेंट चलाया गया था 1978 में। अब इसी तरीके से चिपकू आंदोलन की हम बात करें तो ये आंदोलन कब हुआ था? 1973 में हुआ था। क्लास एक एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां पर एक चीज और आप याद रख लीजिएगा। यहां पर चिपकू आंदोलन में सबसे पहले 1973 में हुआ था। किस जगह पे हुआ था? उत्तराखंड में हुआ था। ठीक है, यहाँ पे कौन कौन से नेता थे? तो नेता का नाम तो कई पेपर में पूछा गया है, तो आप याद रखिएगा चंडी प्रसाद भट्ट, सुंदरलाल बहुगुणा। सुंदरलाल बहुगुणा का तो नाम बहुत ही फेमस है। ठीक है, तो दोनों नाम आप याद रखिएगा। और ये आंदोलन किस लिए हुआ था? वही जब वनों की कटाई हो रही थी, वनों की कटाई को रोकने के लिए इन्होंने क्या किया था? ये लोग चिपक गए थे वृक्ष से कि आप वृक्ष को नहीं काट सकते, अगर आपको वृक्ष को काटना है तो पहले हमको काटना होगा। तो ये पूरा था चिपकू आंदोलन 1973 में उत्तराखंड में हुआ था। ईयर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लेस तो आप सभी को ज्यादातर स्टूडेंट्स को पता होगा, और जो लीडर्स थे वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लीज एक एक चीज को नोट डाउन करते हुए चलिए। बिश्नोई आंदोलन की अगर हम बात करें तो ये 1700 के समय में हुआ था। कहाँ हुआ था? राजस्थान में हुआ था। नेता कौन थे? अमृता देवी बिश्नोई, याद रखिएगा। ठीक है, यहाँ पर भी ये भी क्या था? यहाँ पर भी वृक्षों की कटाई को रोकने के लिए वहां के लोगों ने प्रोटेस्ट किया था, आंदोलन किया था। यहाँ पर राजा के महल को बनाने के लिए वृक्षों को काटा जा रहा था कि राजा साहब का महल बन रहा है तो वृक्ष को काट कर उनका सुंदर सा महल बनाएंगे। ठीक है, तो वृक्षों को काटने के लिए लोगों ने, यहाँ पर बहुत लोगों ने अपनी जान भी दे दी थी, ये लोग भी चिपक गए थे, ये सब चीजें थी। ठीक है, तो बिश्नोई आंदोलन भी आप याद रखेंगे फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए। अपिको आंदोलन की बात करें तो ये भी चिपकू आंदोलन की तरह ही था, लेकिन ये 1983 में हुआ था। ऐसे याद रखिएगा, चिपकू आंदोलन 1973 में हुआ है। ठीक है, और अपिको आंदोलन जो है वो 1983 में हुआ है, 10 साल बाद। कहां पर हुआ है? कर्नाटका में हुआ है। पांडुरंग हिंगड़े का नाम आप याद रखिएगा, पेपर में यही पूछा था। और ये भी किस चीज का था? मैंने आपको बता दिया, वही वृक्षों को कटाई नहीं, मतलब उसको रोकने के लिए। नर्मदा बचाओ आंदोलन 1985, ईयर बहुत इंपॉर्टेंट है क्लास, मेरी बात समझने का प्रयास करिए। आप पास्ट ईयर्स के क्वेश्चन लगा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन पास्ट ईयर्स के क्वेश्चन को आप इस तरीके से लगाइए कि अगर उसी टॉपिक से कुछ चेंज करके प्रश्न पूछ ले तो वो भी आपका गलत ना हो। ठीक है, तो नर्मदा बचाओ आंदोलन 1985, जगह गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। ठीक है, यहाँ पर नेता कौन थे? आप सभी को पता है, मेधा पाटकर, बहुत फेमस नाम है। ठीक है, यहाँ पर भी आपका जो बांध बन रहा था, बांध निर्माण, जो डैम कंस्ट्रक्शन हो रहा था, उसी के अगेंस्ट था ये। क्योंकि जब डैम बनेगा तो आप सभी को पता है वहां की जो जैव विविधता है, जो वहां पे लोग रह रहे हैं, उन लोगों को वहां से हटना पड़ेगा, पेड़ पौधे कटेंगे, तो उन सब का मतलब शोषण होगा ही, एक्सप्लॉयटेशन होगा ही। चलिए दूसरे प्रश्न को हम देखते हैं। दूसरा प्रश्न चिपकू आंदोलन से संबंधित है। मैंने आपको बता दिया चिपकू आंदोलन किस चीज से रिलेटेड था? पेड़ों की कटाई रोकने का। ठीक है, तो यहाँ पे पादप संरक्षण से। ठीक है, सेकंड का ए आपका सही उत्तर है, यूपीपीसीएस 2015 का प्रश्न है। अगला प्रश्न अब हम देखते हैं, पारिस्थितिकी पथ छाप के माप की इकाई, द यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ इकोलॉजिकल फुटप्रिंट की बात की गई है। तो इकोलॉजिकल फुटप्रिंट की क्या यूनिट है? तो ग्लोबल हेक्टेयर, नैनोमीटर, हॉब्स क्यूबिक फुट और क्यूबिक टन। तो यहाँ पर आपका सही जो उत्तर है वो भूमंडलीय हेक्टेयर है, ग्लोबल हेक्टेयर। ठीक है, यूनिट ऑफ इकोलॉजिकल फुटप्रिंट क्या है? ग्लोबल हेक्टेयर है, भूमंडलीय हेक्टेयर है। 2016 का प्रश्न है, यूपी आरओ का। चौथे प्रश्न को अब हम देखते हैं, एक मनुष्य के जीवन को पूर्ण रूप से धारणीय करने के लिए आवश्यक न्यूनतम भूमि को क्या कहते हैं? अब देख लीजिए क्लास, यहीं पर इन्होंने इकोलॉजिकल फुटप्रिंट्स की यूनिट पूछ ली। ठीक है, पारिस्थितिकी पथछाप की यूनिट पूछ ली, माप पूछ लिया, इकाई पूछ ली। ठीक है, यहाँ पर, और यहाँ पर इन्होंने क्या किया? उसकी डेफिनेशन पूछ ली थी। इन्होंने कहा व्हाट इज द मिनिमम लैंड रिक्वायर्ड टू मेक अ ह्यूमन बीइंग्स लाइफ कंप्लीटली सस्टेनेबल। तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम इकोलॉजिकल फुटप्रिंट कहते हैं। इसी चीज को डिफाइन कर दिया गया है। ठीक है, एक मनुष्य के जीवन को पूर्ण रूप से धारणीय करने के लिए आवश्यक न्यूनतम भूमि को हम क्या कहते हैं? पारिस्थितिकी पथछाप कहते हैं। अगला प्रश्न हम देखते हैं, फिफ्थ, निम्नलिखित में से कौन सा कथन कार्बन के सामाजिक मूल्य पद का सर्वोत्तम रूप से वर्णन करता है? यहाँ पे इंग्लिश में भी दिया है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब द सोशल कॉस्ट ऑफ कार्बन। तो सोशल कॉस्ट ऑफ कार्बन इस टर्म से आप क्या समझते हैं, ये बोला गया है। तो हिंदी वाले एक बार आप पढ़ लीजिए आराम से,
वीडियो को पॉज करिए, आराम से पढ़िएगा। आईएएस 2020 का प्रश्न है, रीसेंट प्रश्न है, ठीक है। सोशल कॉस्ट ऑफ कार्बन की बात की गई है। तो आर्थिक मूल्य के रूप में या निम्नलिखित में से किसका माप है? आर्थिक मूल्य के रूप में या निम्नलिखित में से किसका माप है? यहाँ पर आप देख लीजिए, इन द टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक वैल्यू इट इज अ मेजर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। तो यहाँ पर सोशल कॉस्ट ऑफ कार्बन दिया गया है। देखिए क्लास, तो कार्बन तो आपको सबसे बड़ा हिंट दे दिया है कि कहीं पे भी हम बात करेंगे तो कार्बन से रिलेटेड वो होगा और इकोनॉमिक वैल्यू में बतानी है। तो चलिए देखते हैं, पहला ऑप्शन देखते हैं। प्रदत्त वर्ष में 1 टन के उत्सर्जन से होने वाली दीर्घकालीन क्षति किसी देश की जीवाश्म ईंधनों की आवश्यकता जिन्हें जलाकर देश अपने नागरिकों को वस्तुएं और सेवाएं प्रदान करता है। फिर तीसरा है, किसी जलवायु शरणार्थी द्वारा किसी नए स्थान के प्रति अनुकूलित होने हेतु किए गए प्रयास। और आखिरी है, पृथ्वी ग्रह पर किसी व्यक्ति विशेष द्वारा अंशदान कार्बन पदचिह्न। यहाँ पर हम लोग इंग्लिश में भी इसको पढ़ लेते हैं क्योंकि यहाँ पे इंग्लिश मीडियम वालों को दिक्कत हो रही होगी। जहां पर भी मुझे ऐसा लगता है कि मुझे इंग्लिश का प्रयोग करना है या फिर हिंदी का प्रयोग करना है, वहां पे मैं करूंगी, आप लोग चिंता मत करिएगा। उसके बाद भी अगर डाउट होता है प्रश्न में तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है, आराम से, कोई भी दिक्कत नहीं है उसमें। द लॉन्ग टर्म डैमेज कॉज्ड बाय द एमिशन ऑफ 1 टन ऑफ द CO2 इन अ गिवन ईयर। सोशल कॉस्ट ऑफ कार्बन की बात की गई। अ कंट्रीज नीड फॉर द फॉसिल फ्यूल बाय बर्निंग व्हिच द कंट्री प्रोवाइड अ गुड्स एंड सर्विस टू इट्स सिटीजन। सी दिया है, एफर्ट मेड बाय अ क्लाइमेट रेफ्यूजी टू adopt to a new place. Carbon footprint contributed by an individual on a planet Earth. अब यहाँ पर सोशल कॉस्ट की बात की गई है, तो यहाँ पर कार्बन की बात की गई है, तो आपको समझ में आ रहा होगा कार्बन डाइऑक्साइड या कार्बन से रिलेटेड है। तो जब भी हम बात करते हैं आजकल कार्बन की, तो यहाँ पर ये बहुत प्रचलित टर्म है, लॉन्ग टर्म डैमेज कॉज्ड बाय एन एमिशन ऑफ 1 टन ऑफ CO2 इन अ गिवन ईयर। ए जो है वो आपका सही उत्तर है, ठीक है। थोड़ा सा अगर आप दिमाग लगा दे तो आप इस प्रश्न को भी कर सकते थे। जब सोशल कॉस्ट ऑफ कार्बन की बात की गई है तो क्या हो सकता है? क्योटो प्रोटोकॉल में अगर आपने पढ़ा होगा ट्रेडिंग के बारे में, तो वहां पर हम लोग ये सब चीजें थोड़ा बहुत पढ़ते हैं। तो यहाँ पे प्रत्येक वर्ष में 1 टन CO2 के उत्सर्जन से होने वाली दीर्घकालीन क्षति को क्या कहते हैं? सोशल कॉस्ट ऑफ कार्बन, ठीक है। किस तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड के एमिशन के कारण हमारे एनवायरमेंट का एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, दोहन हो रहा है। छठवें प्रश्न को अब हम देखते हैं। मिलेनियम इकोसिस्टम असेसमेंट पारिस्थितिकी तंत्र की सेवाओं के निम्नलिखित प्रमुख वर्गों का वर्णन करता है। व्यवस्था, समर्थन, नियंत्रण, संरक्षण और सांस्कृतिक। निम्नलिखित में से कौन एक समर्थन सेवा है? ठीक है, यहाँ पर इंग्लिश में भी इसको पढ़ेंगे। हिंदी वाले वीडियो पॉज करके पढ़िए, इंग्लिश वाले वीडियो पॉज करके पढ़िए, दोनों ये काम आप लोगों को करना है। इतनी मेहनत आप लोगों को करना है। मैं क्वेश्चंस लेके आऊंगी, एक्सप्लेन करने का पूरा प्रयास करूंगी कि इंग्लिश हिंदी दोनों में करूं, लेकिन आपको वीडियो पॉज करके अपने माध्यम में प्रश्न को पढ़ना पड़ेगा। अगर मैं दोनों माध्यम में बहुत समय देने लगूंगी तो क्लास बहुत लंबी हो जाएगी, ठीक है, तो आप लोगों को भी दिक्कत लगेगी। द मिलेनियम इकोसिस्टम असेसमेंट डिस्क्राइब द फॉलोइंग मेजर कैटेगरी ऑफ द इकोसिस्टम सर्विस प्रोविजन, सपोर्ट, कंट्रोल, कंजर्वेशन एंड द कल्चरल। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द सपोर्ट सर्विस? पहला आपको दिया गया प्रोडक्शन ऑफ द फूड, ग्रेन्स एंड वाटर। दूसरा दिया कंट्रोल ऑफ द क्लाइमेट एंड डिजीज। थर्ड दिया है न्यूट्रिएंट साइक्लिंग एंड क्रॉप पॉलिनेशन। और आखिरी दिया गया है डाइवर्सिटी मेंटेनेंस। यूपीएससी का प्रश्न है और इस प्रश्न का सही उत्तर आपका क्या है? ए है। ए नहीं है इस प्रश्न का। इस प्रश्न का सही उत्तर आपका है न्यूट्रिएंट साइक्लिंग एंड क्रॉप पॉलिनेशन। इसका सही उत्तर आपका क्या है? पोषक चक्रण और फसल परागण। तो सी आपका सही उत्तर है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं जैव विविधता हॉटस्पॉट से। निम्नलिखित क्षेत्रों पर विचार कीजिए। ईस्टर्न हिमालय, ईस्टर्न मेडिटेरेनियन रीजन, नॉर्थ वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया। इसमें से कौन कौन सा आपका हॉटस्पॉट है, ये पूछा गया प्रश्न है। तो यहाँ पर आपका केवल ईस्टर्न हिमालय आता है, ठीक है। अगला प्रश्न हम देखते हैं। भारत में अगर हम 4 जैव विविधता हॉटस्पॉट देखें, भारत में अगर हॉटस्पॉट देखें तो वो कौन कौन सा है? रीजन है आपका हिमालयन रीजन है, इंडो बर्मा क्षेत्र है, पश्चिमी घाट है और सुंदरलैंड है, ठीक है, सुंदरलैंड है। ये चीज याद रखिएगा। क्लास यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ध्यान में रखना है वो ध्यान से सुनिएगा जो मैं बताने जा रही हूँ आपको। सबसे पहले भारत में जो 4 आपके जैव विविधता हॉटस्पॉट है वो आपको याद रखना है, आप बिल्कुल भी भूलने की गलती नहीं करेंगे। जब भी हम बात करते हैं सुंडरलैंड की, ठीक है, तो सुंडरलैंड वाला ये जो वेस्टर्न सुंडरलैंड है ना, ये आपके मलेशिया, सिंगापुर इन रीजन्स में भी फैला हुआ है। लेकिन हम इंडियन टेरिटरी में अगर देखेंगे तो निकोबार आइलैंड का कुछ पोर्शन आपका वेस्टर्न सुंडरलैंड में आता है।
जो पॉइंट मैं बता रही हूं उसको ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पर मैंने आपको क्या बताया, सुंडा लैंड को अगर हम कवर करेंगे तो हाफ जो इंडोनेशिया का जो वेस्टर्न पार्ट है वो भी इसी में आता है, मलेशिया का भी कुछ हिस्सा इसका पोर्शन है, सिंगापुर का भी। लेकिन जब हम भारत के कंटेक्स्ट में बात करेंगे कि भारत के कंटेक्स्ट में कि भारत का कौन सा रीजन आपका सुंदर लैंड का पार्ट है जो कि हॉटस्पॉट है, तो निकोबार आइलैंड का, ठीक है, निकोबार आइलैंड का। अब पेपर में कभी अगर आपको ऑप्शन में अंडमान एंड निकोबार दिया तो आप गलत लगा के आएंगे। मैं आपको बता रही हूं पेपर में क्वेश्चन की डिफिकल्टी क्या कर सकता है, मतलब क्वेश्चन को कैसे और डिफिकल्ट बना सकता है। पेपर में आपको दे देगा हॉटस्पॉट भारत में और अंडमान निकोबार दे देगा। तो आप याद रखिएगा, ऐश्वर्या मैम ने कहा था कि जब भी हम वेस्टर्न सुंडा लैंड की बात करेंगे तो निकोबार का जो कुछ पोर्शन है वो हॉटस्पॉट में आता है, ठीक है, अंडमान का नहीं। यहां पर लिखा है इंडियन टेरिटरी ऑल्सो कम अंडर द बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट इन द फॉर्म ऑफ द निकोबार आइलैंड, ये चीज याद रखिएगा। वेस्टर्न घाट ऑफ इंडिया की जब हम बात करते हैं तो आप सभी को पता है गोवा, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, ठीक है, ये वाला रीजन। और यहाँ पे वेस्टर्न घाट में आपके अगर इंडिया की टेरिटरी के भी आगे जाएंगे आप तो श्रीलंका का भी कुछ पोर्शन आपका हॉटस्पॉट में है, याद रखिएगा। हिमालयन हॉटस्पॉट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे ईस्टर्न और हिमालयन रीजन। अब नॉर्थ ईस्टर्न इंडियन स्टेट भी है आपके, ठीक है, जब हम बात कर रहे हैं यहाँ पर तो यहाँ पर आपका बंगाल, सिक्किम, असम, अरुणाचल प्रदेश, साउथ ईस्ट, तो ये तो आपका मतलब चाइना का पोर्शन हो गया, और नॉर्दर्न म्यांमार, ये आपका इंडो बर्मा रीजन में आता है। तो ऐसे देखिए किसी भी तरीके से पेपर में प्रश्न बन सकता है, तो मैंने इसीलिए डिस्क्राइब कर दिया, इतना कोई डिस्क्राइब नहीं करता है। मैं आपको ये भी बात बता दूं, यहाँ पे आपको 4 जैव विविधता हॉटस्पॉट याद रखने हैं। पेपर में जनरली ऐसे ही दिया रहता है, हिमालय, इंडो बर्मा क्षेत्र, पश्चिमी घाट और सुंदरलैंड, ठीक है। लेकिन अगर बहुत ज्यादा डीप में जाके पूछेगा तो आप याद रखेंगे सुंडालैंड में खाली आपका निकोबार पोर्शन आता है। वेस्टर्न घाट में आप स्टेट्स के नाम आपको पता होंगे। हिमालयन हॉटस्पॉट की बात करेंगे तो ईस्टर्न वेस्टर्न हिमालय, और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट आपका इंडो बर्मा क्षेत्र का पोर्शन है, याद रखिएगा। चलिए अब देखते हैं प्रश्न। अभी देखिए कितने जल्दी जल्दी प्रश्न लगेंगे। 8वां प्रश्न देखिए, भारत में जैव विविधता के ताप स्थल की बात की गई है, हॉटस्पॉट की बात की गई है, और आप बताइए कौन सा है। मैंने आपको बताया पश्चिमी घाट है ना, वेस्टर्न घाट है इसमें, और पूर्वी हिमालय। सी आपका सही उत्तर है, ठीक है। सुंदरबन नहीं है आपका, ठीक है। पूर्वी घाट, ईस्टर्न घाट नहीं है, खाली 4 हॉटस्पॉट हमने डिस्कस किए। साइलेंट वैली भी नहीं है, सी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न हम देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जैव विविधता हॉटस्पॉट, IAS 2020 का प्रश्न, 2010 का प्रश्न है। जैव विविधता हॉटस्पॉट केवल उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में स्थित है। भारत में 4 विविधता हॉटस्पॉट है, ठीक है, 4 हॉटस्पॉट है। कौन कौन से? पूर्वी हिमालय, पश्चिमी हिमालय, पश्चिमी घाट और अंडमान निकोबार। तो देखिए जो मैंने आपको बताया था वो किस तरीके से पेपर में डिफिकल्ट करके इस प्रश्न को पूछा है। यूपीएससी का प्रश्न है ये। तो जब भी आप सुंडालैंड की बात करेंगे तो आप याद रखेंगे खाली निकोबार पोर्शन है, अंडमान पोर्शन नहीं है उसमें, ठीक है। फिर यहाँ पे पश्चिमी हिमालय है, ठीक है, ये आपको पता है, और हमने पश्चिमी घाट है आपका और हिमालयन रीजन है। तो 2 तो आपका गलत हो गया, क्यों? क्योंकि अंडमान निकोबार, अंडमान नहीं है उसका पार्ट, तो 2 को हटा दीजिए, ये भी, ठीक है। अब पहला आपका दिया गया है कि जैव विविधता हॉटस्पॉट केवल उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में स्थित है, ये भी आपका गलत है। तो यहाँ पर डी आपका सही होगा, डी आंसर, ना तो 1 और ना 2। तो यहाँ पर देखिए बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट लोकेटेड ओनली इन ट्रॉपिकल रीजन, नो, ऐसा कुछ नहीं है। इंडिया हैज अ 4 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट, जिसमें से अंडमान उसमें नहीं आता है, तो यहाँ पर उत्तर आपका डी हो जाएगा। अब यहाँ पर देख लीजिए, जब भी हम बात करते हैं पूरे वर्ल्ड में कितने बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है, तो 34 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है। और आप सभी को पता है जो ट्रॉपिकल रीजन है, अगर ये इक्वेटर है तो इधर आपका, इधर ट्रॉपिकल रीजन होगा। ये पोर्शन थोड़ा ड्राइंग बनाने में दिक्कत हो रही है, लेकिन आप समझ रहे होंगे। लेकिन आप देखिए यहाँ पे जो 34 आपकी बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट रीजन है वो सब जगह फैले हुए हैं, दिख रहा है आपको इधर की तरफ भी। तो ये खाली आपके ट्रॉपिकल रीजन में समेटे हो, ये गलत स्टेटमेंट था। अब आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए क्लास, यहाँ पे आपको 34 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट के सबके नाम नहीं याद रखने हैं, बस आप याद रखिएगा। अगर कभी पेपर में आपसे पूछा कि कितने बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है तो आप याद रखेंगे 34 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है। और ये किस तरीके से वर्ल्ड में स्प्रेड है ये देख लीजिए। यहाँ पर अगर पेपर में आपसे पूछे कि बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट, ठीक है, ये कॉन्सेप्ट किसने दिया था, हो सकता है पेपर में आप ये पूछ लें
कि बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट कॉन्सेप्ट किसने दिया था। एग्जामिनर सोचे भाई बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट भारत में 4 है, अब तो ये तो सारे स्टूडेंट्स को पता है क्योंकि सारे स्टूडेंट जो है वो पास्ट ईयर्स के पेपर सॉल्व करा के आएंगे। ठीक है, अब मैं क्वेश्चन को बदलूंगा, अब मैं क्वेश्चन में ये पूछूंगा कि बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट जो है ये टर्म, ये कॉन्सेप्ट किसके द्वारा दिया गया था। तो आप याद रखेंगे सर नॉर्मन मायर्स के द्वारा। ठीक है, 1988 में नॉर्मन के द्वारा। ठीक है, नॉर्मन के द्वारा। चलिए अब देखिए यहाँ पर एक चीज और इंपॉर्टेंट है जो मैं आपको बता दूं। अगर पेपर में कभी आपसे प्रश्न पूछे क्लास कि बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट हम किन एरिया को डिक्लेयर करते हैं। मैम अभी थोड़ी देर पहले आपने मुझे बताया कि वर्ल्ड में 34 बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट है, आपने बताया नॉर्मन मायर्स द्वारा ये कॉन्सेप्ट दिया गया था। लेकिन मैम ये बताइए कि ये जो 34 बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट है ये किस बेसिस पे हम इन साइट्स को सेलेक्ट करते हैं। तो आप याद रखिएगा हिंदी में भी इंग्लिश में भी दोनों तरीके से आप एक वैल्यू याद रखिएगा, ये क्या है 1500। मतलब जिस भी एरिया को हम बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट डिक्लेयर कर रहे हैं वहां पे एटलीस्ट एंडेमिक मतलब वहां पे जो स्पीशीज है उनकी वैरायटीज 1500 से ज्यादा होनी चाहिए। जैव विविधता की बात करें ना, बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट मतलब यहाँ पे कई तरीके के जीव जंतु मिलने चाहिए और कितने 1500 से ज्यादा, और वो वहीं के एंडेमिक हो मतलब वो वहीं पे पाए जाने वाले हो, कहीं दूसरी जगह से ला के नहीं वहां रखे गए। अब देखिए आप ऐसे सोचिए, मैंने एक जमीन का पोर्शन लिया, ठीक है, कभी पेपर में आपको और डीप में बताती हूँ। मैंने एक लैंड लिया और मैंने क्या किया, यहाँ से अलग अलग जगह से 2000 किस्म के पेड़ पौधे लाके यहाँ पे रख दिया और मैंने कहा अब इसको डिक्लेयर करो बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट। तुमने तो कहा था कि अगर 1500 से ज्यादा जीव जंतु वहां पे मिलते हैं, वैरायटीज मिलती है, तो हम उसको बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट डिक्लेयर कर देंगे। तो तुम कहोगे नहीं मैम आप नहीं डिक्लेयर कर सकती। मैं कहूंगी क्यों नहीं डिक्लेयर कर सकती हूँ, क्योंकि यहाँ पे जो जीव जंतु हैं वो आपके द्वारा लाए गए हैं। ठीक है, आप लाके इनको यहाँ पे रखी और एक जगह समेटी है। यहाँ पर 1500 स्पीशीज की बात की गई थी लेकिन एंडेमिक की भी बात की गई थी, वहीं पे पाए जाने वाले। ये चीज याद रखिएगा। दूसरी चीज आप याद रखिए कि जो हॉट स्पॉट है मतलब ये एक थ्रेटेन एरिया है। ठीक है, यहाँ पर एक्सप्लॉयटेशन हुआ है, दोहन हुआ है यहाँ पे। ठीक है, हमें बायोडायवर्सिटी को सेव करना है, इसलिए हम इनको हॉट स्पॉट डिक्लेयर करें कि हम इनको बहुत इनको कंजर्व करेंगे। ठीक है, इनको बहुत अच्छी तरीके से कंजर्व करेंगे। तो इसका मतलब ये आपके थ्रेटेन एरिया है, ये चीज समझिएगा। यहाँ का जो नेचुरल वेजिटेशन था वो 70% जो है वो आपका लॉस हो चुका है, खाली 30% नेचुरल वेजिटेशन अभी वहां पर बचा हुआ है। समझ में आया ये चीज? तो पहली चीज आप याद रखेंगे एटलीस्ट 1500 वर्सकुलर स्पीशीज ऑफ द प्लांट एज अ एंडेमिक। दूसरा, जो भी एरिया हॉटस्पॉट हम डिक्लेयर करेंगे वो थ्रेटेन लिस्ट में आता है IUCN की। मतलब जो 70% जो वहां के स्पीशीज थे वो आपके हार्म हो चुके हैं, खाली 30% आपके नेचुरल वेजिटेशन अभी लेफ्ट है। ये दो चीजें आप याद रखेंगे। अब पेपर में बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट से इससे ज्यादा डिफिकल्ट प्रश्न नहीं बनाएगा। जो भी इंपॉर्टेंट चीज थे किसने दिया, भारत में कितनी है, किन एरिया को हम बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट डिक्लेयर करते हैं, पूरे वर्ल्ड में कितनी है, क्या कोई स्पेसिफिक लोकेशन में ये पाए जाते हैं, सब चीज मैंने आपको बता दिया। ठीक है, अब अगला प्रश्न हम देखते हैं। 10वां प्रश्न देखिए, भारत में जैव विविधता की दृष्टि से संतृप्त क्षेत्र निम्न में से कौन से हैं। ठीक है, बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट की बात की गई है, अब ज्यादा समय नहीं लेंगे। आप सभी को पता है पश्चिमी घाट, ठीक है, वेस्टर्न घाट आप सभी को पता है। इंग्लिश हिंदी कोई इशू नहीं है। बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट की बात हो रही है, भारत में कहाँ है ये पूछा जा रहा है। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र जैव विविधता तृप्त स्थल है। फिर वही चीज क्या होगा इसका, पश्चिमी घाट। जहां भी वेस्टर्न घाट दिख रहा है खट से टिक लगाइए, कितना रिपीट हो रहा है। निम्नलिखित में से किसे भारत में जैव विविधता हॉटस्पॉट के रूप में पहचाना गया है। फिर आपका देखिए पश्चिमी घाट दिया गया है, वेस्टर्न घाट दिया गया है, सीधे सी हमारे बी लगाइए, ठीक है, बी लगाइए। अगर मैं कुछ गलत बोल दे रही हूँ तो उसको सही कर लेना। भारत में निम्नलिखित में से किसे एक जैव विविधता हॉटस्पॉट माना जाता है। फिर यहाँ पर आपको देखिए वेस्टर्न घाट दिया गया है, पश्चिमी घाट दिया गया है, तो 13 का भी बी। समय नहीं ले रहे इसमें, ठीक है। 14 प्रश्न देखते हैं। भारत की जैव विविधता प्रखर स्थल हॉटस्पॉट की बात की गई है। पूर्वी घाट, पूर्वी हिमालय, पश्चिमी घाट और पश्चिमी हिमालय। पश्चिमी घाट कहाँ कहाँ दिया गया है जरा देख लेते हैं। यहाँ दिया गया है, यहाँ दिया गया है, यहाँ दिया गया है। आप सभी को पता है पूर्वी घाट नहीं है, ईस्टर्न घाट नहीं है, ठीक है, हॉटस्पॉट में। तो थर्ड को एलिमिनेट करिए, इसमें इसमें इसमें। थर्ड से आप आंसर ए।
देख लीजिए कितना आसान है ये। 15 प्रश्न को हम देखते हैं। जैव विविधता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र हॉटस्पॉट माना जाता है? फिर वही प्रश्न, ठीक है। आपको पता है गंगा का मैदान नहीं, मध्य भारत नहीं, गुजरात नहीं, पूर्वी हिमालय, ठीक है। बी आपका हो गया। हिमालयन रीजन में मैंने आपको बताया था, ठीक है। 16 प्रश्न को देखते हैं। पर्यावरण के संदर्भ में भारत में पाए जाने वाले हॉटस्पॉट। कितनी बार ये प्रश्न पूछा गया है देख लीजिए आप खुद, और आप सभी को अब समझ में आ गया होगा, ठीक है। पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट। पूर्वी घाट नहीं है, आप सभी को पता है, पश्चिमी घाट है। विंध्य पर्वत नहीं है, आप सभी को पता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए पूर्वी हिमालय श्रृंखला और पश्चिमी घाट, सी होगा। पूर्वी घाट यहाँ पर नहीं है, पश्चिमी घाट है, ठीक है। पूर्वी हिमालय श्रृंखला होगा, तो यहाँ पर सी। इंग्लिश हिंदी वाला इशू नहीं हो रहा होगा। जो भी सिंसियर स्टूडेंट होगा वो इसमें ये नहीं कहेगा कि मैम इंग्लिश में बताना चाहिए था। बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट की बात करें, हिमालय आप सभी को पता है, विंध्यन आप सभी को पता है, पश्चिमी घाट मतलब वेस्टर्न घाट। 17 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक भारत का बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट नहीं है? ठीक है, नहीं है बोला गया है। तो चलिए देखते हैं। हिमालय रीजन है, ठीक है। उत्तरी पूर्वी भारत, मैंने आपको बताया था इंडो बर्मा रीजन की जब हम बात करते हैं तो वहां पर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स आते हैं, इसीलिए मैंने ये चीज आपको बताई थी। देखिए अब जो स्टूडेंट खाली इंडो बर्मा रीजन पढ़ के गया होगा तो वो जाके ना ऐसे ऐसे थोड़ा सर खुजलाएगा, जो खाली रट के गया होगा। क्यों? क्योंकि उसके दिमाग में आएगा नहीं यार विंध्यन भी नहीं है, हमने नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट की बात भी नहीं की थी। लेकिन जिसने भी इंडो बर्मा रीजन थोड़ा दिमाग लगाया, अरे यार बर्मा रीजन उधर है तो इसका मतलब उत्तरी पूर्वी भारत इसका हिस्सा होगा। पश्चिमी घाट आप सभी लोग पढ़े, तो यहाँ पर कौन सा नहीं है? विंध्यन रीजन, ठीक है। 17 का बी आपका सही उत्तर है। चलिए 18 प्रश्न को देखते हैं। भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से कौन से जैव विविधता की दृष्टि से उत्तेजनशील स्थल है? हॉटस्पॉट की ही बात की गई है। पूर्वी हिमालय, पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट, पश्चिमी हिमालय। सबसे पहले जहां जहां पूर्वी घाट दिया है, ईस्टर्न घाट दिया है, सब हटा दो। तो 2 यहां पर भी दिया है, 2 यहां पर भी दिया है, ठीक है। अब यहां पर देखो, यहां पर पूर्वी हिमालय दिया है, पश्चिमी हिमालय दिया है, ठीक है। तो यहां पर जो आप सही उत्तर लगाओगे तो यहां पर पश्चिमी घाट हम देखते हैं, पश्चिमी घाट आपको यहां दिया गया है क्लास, ठीक है। तो जहां पर देखिए, यहां पर हो सकता है आपको थोड़ा कंफ्यूजन हो, क्योंकि जब हमने हिमालयन रीजन पढ़ा था तो हमने उधर ईस्टर्न हिमालय भी पढ़ा है, वेस्टर्न हिमालयन रीजन भी पढ़ा। अब ऑप्शंस को इन्होंने थोड़ा सा अजीब सा सेट कर दिया है। जब ऐसी दिक्कत आएगी ना तो आप पूरा फोकस पश्चिमी घाट में डालिएगा, आप तुरंत आंसर पे आ जाएंगे। तो यहाँ पे 3 और 4 आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। लेकिन मैंने आपको पहले भी बताया है, जब हम हिमालयन रीजन की बात करेंगे, मैं आपको एक बार स्लाइड भी दिखा दूं, क्योंकि ये मैंने ऑफिशियल साइट से लिया है, स्क्रीनशॉट लिया है, ताकि यहाँ पर तो कोई दिक्कत ना हो। जब भी हम हिमालयन हॉटस्पॉट की बात करते हैं तो ईस्टर्न और वेस्टर्न हिमालयन दोनों कवर होते हैं, ये चीज आप याद रखेंगे, ठीक है। बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइएगा, और अगर अभी भी कोई डाउट होता है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछेंगे। चलिए 19 प्रश्न को देखते हैं। भारत में सबसे अधिक जैव विविधता संपन्न क्षेत्र, मतलब हॉटस्पॉट की ही बात कर रहा है, तो पश्चिमी घाट जैसे दिया है तुरंत टिक लगाओ। देखिए यूपी पीसीएस प्री 2019 का प्रश्न है ये क्लास। तो अब आप खुद देख लीजिए एक ही प्रश्न को कितने अलग अलग तरीके से पूछ रहा है, तो आप एकदम तैयार रहिए अपनी परीक्षा के लिए। निम्नलिखित में से भारत में कौन जैव विविधता का एक संवेदनशील स्थान माना जाता है? संवेदनशील स्थान की बात की जा रही है, सेंसिटिव एरिया की बात की जा रही है। अरावली की पहाड़ियां, सिंधु गंगा मैदान, पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट। बताइए क्या आंसर होगा? अब तो आप सभी बोल रहे होंगे पश्चिमी घाट। मुझे पता है, भले क्लास आप लोग बाद में देखते हैं, लेकिन जब टीचर कुछ पूछती है तो जब स्टूडेंट्स को आंसर आते हैं तो वो वीडियो देखते थे, यस मुझे तो आता है, ऐसे बोलते हैं। चलिए 21वां प्रश्न देखते हैं। भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से कौन सा पारिस्थितिक उष्ण स्थल माना जाता है? फिर वही बात किया जा रहा है, हॉटस्पॉट की बात की जा रही है। तो बताइए यहाँ पे पश्चिमी हिमालय, पूर्वी हिमालय, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा पारिस्थितिकी उष्ण स्थल माना जाता है? तो यहाँ पर आप लगाएंगे पश्चिमी घाट, ठीक है। मैंने आपको बताया है जब भी हम देखेंगे तो यहाँ पर पश्चिमी घाट ही आप उत्तर में लगाएंगे, ठीक है क्लास। अब देखिए यहाँ पे क्या क्यों दिक्कत होती है। 1996 का प्रश्न है। इसके पहले भी मैंने एक प्रश्न आपसे डिस्कस किया था जिसमें कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट से था वो रिलेटेड, ठीक है। और उसमें ऑप्शन दिया गया था जिसमें कि बहुत से स्टूडेंट्स को डाउट हो रहा था कि मैम जो पॉवर्टी है वो आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट में नहीं आएगा। तो फिर मैंने आपको बताया, अरे 2015 में जब हमने एसडीजी गोल को अडॉप्ट किया तो उसमें तो सबसे पहला एम क्या है? एलिमिनेशन ऑफ पॉवर्टी, ठीक है। नो पॉवर्टी की बात की है, गरीबी को खत्म करने की बात की है, लेकिन वो 2015 में आया आपका, और वो प्रश्न आपका 2015 के पहले का था। तो इसी तरीके से ये आईएएस 1996 का प्रश्न है,
ठीक है, तो ये प्रश्न अब आपसे नहीं पूछेगा, अगर पूछेगा भी तो ये ऑप्शंस आपको नहीं देंगे। आप बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा इस चीज के लिए, ठीक है। तो आप याद रखिएगा जो आपको बताया गया है 4 बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट जो भारत में है, उसमें आपको परीक्षा में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी। चलिए 22वें प्रश्न को हम देखते हैं। भारत में जैव विविधता की दृष्टि से धनी स्थान, धनी स्थान कौन सा है? आप सभी को पता है, पश्चिमी घाट, वेस्टर्न घाट। 23rd प्रश्न को देखते हैं। अभिकथन दिया है, कारण दिया है, ठीक है। लिम्नेटिक क्षेत्र में पादप पलव अधिकता में वृद्धि होती है। फिर लिम्नेटिक क्षेत्र में पानी का खुला क्षेत्र है, लिम्नेटिक क्षेत्र जो है वो पानी का खुला क्षेत्र है, इसको ऐसे कर लीजिए। यहाँ पे बात क्या की गई है मैं इंग्लिश में भी बता दूं, क्योंकि यहाँ पे इंग्लिश में ट्रांसलेट करने की जरूरत है, तो मैं खुद ट्रांसलेट करूंगी। यहाँ पे फाइटोप्लैंक्टॉन्स की बात की गई है और बोला गया है जो फाइटोप्लैंक्टॉन्स है वो एबंडेंस में ग्रो होते हैं लिम्नेटिक जोन में। और लिम्नेटिक जोन वो जोन होती है जहां पर जो पानी की सरफेस होती है वो ओपन होती है, ओपन वाटर जोन होता है ये, ठीक है। तो यहाँ पर आपका दोनों सही है, कथन कारण दोनों सही है और सही व्याख्या भी कर रहा है। तो ये यूपीपीसीएस 2022 का प्रश्न है। तो अब आप देखिए 2022 का प्रश्न इस तरीके से बना है, तो हो सकता है अब आगे चल के इसमें और अच्छे से पूछे प्रश्न। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसको पढ़ लेंगे, ताकि अगर क्वेश्चन को अलग हटके कुछ पूछे और इसी टॉपिक से पूछे तो हमारा प्रश्न गलत ना हो, ठीक है। तो यहाँ पर व्याख्या भी सही है और सही है। अब देखिए ये आपको एक एक्वेटिक रीजन दिख रहा होगा, इंग्लिश में आपने ये देख लिया ना, यहाँ पर क्या लिखा है, लिम्नेटिक क्षेत्र लिखा है। तो हिंदी वाले ये कंप्लेन नहीं करेंगे कि मैम आपने लिम्नेटिक क्षेत्र को आपने इंग्लिश हिंदी में नहीं बताया, लिम्नेटिक ही लिखा है। तो उसी तरीके से मैं बताऊंगी आपको। अब ये आपको क्या दिख रहा है, ये आपको एक्वेटिक रीजन दिख रहा है। एक्वेटिक रीजन में आपको ये दिख रहा है, ये एक खुला सरफेस है, दिख रहा है, ठीक है। तो ये आपका क्या कहलाता है, ओपन वाटर सरफेस, लिम्नेटिक जोन, ठीक है, लिम्नेटिक जोन, ठीक है। अगर आप इधर जमीन की तरफ बढ़ेंगे, पानी से जमीन की तरफ जब आप बढ़ेंगे तो आप देखिए जमीन इधर है, लैंड पोर्शन इधर है, इधर छोटे छोटे प्लांट्स आपको दिखेंगे, फ्लोटिंग प्लांट्स आपको दिखेंगे, छोटे छोटे कुछ ऐसे प्लांट्स दिखेंगे जो आधा पानी में होंगे आधा जमीन पे होंगे, मतलब दोनों तरीके से हवा में भी होंगे। तो इमर्ज प्लांट दिखेंगे, फ्लोटिंग प्लांट दिखेंगे, सबमर्ज प्लांट भी दिखेंगे इस वाले जोन में। तो इस जोन को हम कहते हैं लिटोरल जोन। तो आप अगर पेपर में कभी आपसे पूछेगा कि लिम्नेटिक जोन क्या होता है, तो आप याद रखेंगे जो ओपन वाटर वाला जोन होता है उसको हम क्या कहते हैं, लिम्नेटिक जोन कहते हैं। लिटोरल जोन कौन सा होता है, जहां पर आपको यहाँ पे दिख रहा है लैंड पोर्शन है आपका, और इन लैंड पोर्शन में आपको फ्लोटिंग प्लांट्स, ठीक है, इमर्ज प्लांट, सबमर्ज प्लांट सब दिख रहे हैं, मतलब यहाँ पे आपको प्लांट्स दिख रहे हैं। और ये तो आपको पता ही है जो लैंड एरिया है उसको हम टेरेस्ट्रियल कहते हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो पेड़ होते हैं उनको हम टेरेस्ट्रियल जोन कहते हैं, यहाँ पे पेड़ जो होते हैं उनको हम टेरेस्ट्रियल प्लांट्स कहते हैं। यहाँ पर एक चीज और समझिए, बेंथिक जोन भी समझ लीजिए। बेंथिक जोन क्या होता है, ये जो नीचे वाला एरिया होता है। देखिए क्लास, मैं अगर आपको डेफिनेशन से समझाती ना तो इतना अच्छी तरीके से नहीं समझा पाती, बस आपको फिगर दिख रहा हो। मैं 1 मिनट क्या करती हूँ, मैं स्क्रीन से हट जाती हूँ ताकि चीजें आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो। अगर फिगर नहीं दिख रहा है तो आप तब भी आपको समझ में अब आ जाएगा, ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा, यहाँ पर आप क्या याद रखेंगे, जो ये एरिया है ये लिम्नेटिक जोन है, ठीक है। ये ओपन वाटर एरिया है, इधर लिटोरल जोन होता है, ठीक है। यहाँ पे आपको फ्लोटिंग प्लांट्स मिलते हैं। और इधर अगर आप देखेंगे तो ये आपका क्या है, बेंथिक जोन है, जो एकदम नीचे सबमर्ज्ड एरिया, जो एकदम नीचे वाला, नीचे बेंथिक, ठीक है, बेंथिक जोन। अब यहाँ पर जो फाइटोप्लैंक्टॉन्स हैं वो ज्यादातर, मतलब ज्यादा अमाउंट में, बहुत हैवी अमाउंट में आपके लिम्नेटिक जोन में पाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे प्रकाश संश्लेषण क्रिया जो है वो बहुत ज्यादा सक्रिय होती है, मतलब फोटोसिंथेसिस प्रोसेस जो होता है वो बहुत ज्यादा सक्रिय होता है, बहुत ज्यादा अच्छे से होता है। इसी वजह से फाइटोप्लैंक्टन की सबसे ज्यादा जो आपकी ग्रोथ होती है वो आपके लिम्नेटिक जोन में होती है। आप सभी को पता है जब भी हम फाइटोप्लैंक्टन्स की बात कर रहे हैं तो ये आपके छोटे छोटे पेड़ होते हैं, ठीक है, पेड़ होते हैं जो कि पानी में पाए जाते हैं। और जब इनको सनलाइट अच्छे अमाउंट में मिलेगी तो ज्यादा से ज्यादा फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होगा और इनका ग्रोथ भी ज्यादा होगा। चलिए अगला प्रश्न अब हम देखते हैं। 24 प्रश्न को देखिए, क्या है, निम्नलिखित में से 3 मानकों के आधार पर पश्चिमी घाट श्रीलंका, ठीक है, पश्चिमी घाट की बात की गई है और श्रीलंका बोला गया उधर, क्योंकि मैंने आपको बताया है पश्चिमी घाट वाला जब रीजन हम भारत का ऐसे देखेंगे, इधर वेस्टर्न घाट वाला, तो इधर श्रीलंका का भी पोर्शन आपका
बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट में आता है, ये चीज समझिएगा। इंडो बर्मा क्षेत्र को जैव विविधता के प्रखर स्थल मतलब हॉटस्पॉट के रूप में मान्यता दी गई है। इंग्लिश में पढ़ ले, इसमें क्या बोला गया है। कुछ क्राइटेरिया होते हैं जैसे जिसके के थ्रू वेस्टर्न घाट, श्रीलंका, इंडो बर्मा रीजन को हमने बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट डिक्लेयर किया। देखिए IAS 2011 का प्रश्न है ये। पहला आपको दिया है जातीय बहुतायता, ठीक है। फिर आपको वनस्पति घनत्व दिया गया, स्थानीयता दिया गया है, मानव जाति वनस्पति महत्व दिया गया है, आशंका बोध दिया गया है, और छठवां आपको दिया गया वनस्पति एवं प्राणी जाति का उष्ण व आर्द्र परिस्थितियों के प्रति अनुकूलन, ठीक है। इंग्लिश में भी इसको पढ़ ले। स्पीशीज रिचनेस, अभी मैंने आपको बताया जब भी हम बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट की बात करेंगे तो हम क्या देखेंगे, वहां पे जो एंडेमिक स्पीशीज है उनका जो एटलीस्ट 1500 वैरायटीज वहां पे होनी चाहिए, ठीक है। तो स्पीशीज रिचनेस हमने बात की थी। वेजिटेशन डेंसिटी की हमने बात नहीं की थी, ठीक है। एंडेमिज्म की हमने बात की थी, ठीक है। फिर यहाँ पे एथनो बोटानिकल इंपॉर्टेंस, फिर थ्रेट परसेप्शन और एडाप्शन ऑफ फ्लोरल एंड फौना टू द वार्म ह्यूमिड कंडीशन, इसकी बात हमने नहीं की थी, ठीक है। फिर थ्रेट परसेप्शन की बात की थी, मैंने आपको बताया था थ्रेडेड एरिया होना चाहिए IUCN द्वारा डिक्लेयर, तो मतलब आपका 1 और 5 तो आपका होना ही चाहिए, और साथ ही साथ आपका 3 भी होना चाहिए, क्योंकि जब मैंने आपको बताया था यहाँ पे 1500 एंडेमिक स्पीशीज होने चाहिए ना वहां पर, तो ये चीज मैंने आपको बताई थी। और दूसरा मैंने आपको बताया था IUCN द्वारा ये डिक्लेयर होना चाहिए थ्रेडेड, तो C आपका सही हो गया। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है क्लास, C है। देखिए अगर किसी भी स्टूडेंट ने बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट के बारे में थोड़ा सा भी पढ़ा होगा तो ये IAS का आराम से ये प्रश्न सॉल्व कर सकता था। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं 25वां प्रश्न देखिए, जो किस टॉपिक से रिलेटेड है, जैव विविधता ह्रास के प्रमुख कारण। जैव विविधता के नाश का कारण, द रीजन फॉर द डिस्ट्रक्शन ऑफ बायोडायवर्सिटी। आसान प्रश्न है, 2002 का प्रश्न है UPPCS मेन का। जीवों के प्राकृतिक आवास की कमी, लैक ऑफ द नेचुरल वेजिटेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, पर्यावरणीय प्रदूषण, वनों का नाश, या उपयुक्त सभी। और यहाँ पे सभी दिख रहे हैं, ठीक है। डी आपका सही उत्तर हो गया। 26 देखते हैं, जैव विविधता के ह्रास का मुख्य कारण है। देखिए मेन रीजन फॉर द डिक्लाइन ऑफ बायोडायवर्सिटी, रेसिडेंशियल प्रदूषण मेन रीजन बोला गया, ध्यान से देखिएगा, मुख्य कारण आवासीय प्रदूषण, ठीक है। फिर इंक्लूजन ऑफ फॉरेन स्पीशीज, विदेशज प्रजातियों का समावेश, फिर अत्यधिक दोहन, ओवर एक्सप्लॉयटेशन, या प्राकृतिक आवासीय विनाश, नेचुरल हैबिटेट डिस्ट्रक्शन। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है, डी है। यहाँ पे जो और भी ऑप्शंस आपको दिए हैं वो भी रीजन हो सकते हैं बायोडायवर्सिटी के डिक्लाइन में, ठीक है, बायोडायवर्सिटी के एक्सप्लॉयटेशन में, लेकिन यहाँ पर आपसे बोला गया मेन रीजन। अब आप खुद सोचिए, पॉल्यूशन एक कारण हो सकता है भी डिक्लाइन ऑफ बायोडायवर्सिटी में। बायोडायवर्सिटी जैव विविधता के ह्रास में एक कारण है आपका प्रदूषण भी, ठीक है, लेकिन यहाँ पे मुख्य कारण बोला है। अब कोई जंगल था, आपने जाकर सीधे क्या किया, जंगल को काट दिया। अब जैसे ही आपने जंगल को काटा, वहां के जो जीव जंतु थे वो कहाँ जाएंगे, उनका तो घर खत्म हो गया, तो हैबिटेट लॉस हुआ उनका तुरंत। जैसे ही आपने प्राकृतिक आवासीय विनाश किया, उसका इफेक्ट आपको तुरंत दिखा। समझ में आ रहा है ये चीज। वहां पे जो स्पीशीज, जो आपके जो प्लांट्स के स्पीशीज पाए जाते थे, तुरंत डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। तो जो बायोडायवर्सिटी लॉस होगा वो तुरंत होगा और बहुत तेजी से, मतलब तुरंत हो जाएगा, जैसे आपने हैबिटेट लॉस किया तुरंत। तो यहाँ पे डी आपका सही उत्तर होगा। और भी आपके रीजंस होते हैं, ऐसी बात नहीं, मेन रीजन पूछा था इसलिए। 27 देखते हैं, जैव विविधता के कम होने का मुख्य कारण क्या है। मुख्य कारण फिर मेन रीजन पूछा है, वही सेम प्रश्न है, देख लीजिए। सेम प्रश्न 2016 में पूछा है और 2015 में पूछा है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, आवासीय विनाश, जो कि मैंने आपको बताया नेचुरल हैबिटेट डिस्ट्रक्शन। लास्ट क्लास में मैंने आपको 2 टर्म्स बताए थे कि आप लोग कभी कंफ्यूज नहीं होंगे। मैंने कहा था एक टर्म होता है हैबिटेट और दूसरा टर्म होता है नीच, ठीक है, नीच। मैंने आपको बताया था जब भी हम घर की बात करेंगे, होम की बात करेंगे, आपका घर आपका हैबिटेट है जहां पर आप रह रहे हैं, ठीक है। नीच की जब हम बात करेंगे तो यहाँ पर हम हैबिटेट की तो बात करेंगे ही, साथ ही साथ उनके फंक्शनल रोल की भी बात करेंगे। समझ में आ रहा है, फंक्शनल रोल की भी बात करेंगे। जैसे आपका घर है, आपके घर में मम्मी पापा, आप भाई बहन सब है, और सबका अपना अपना कुछ कार्य है, कुछ फंक्शनल रोल है, एक रिलेशन है, कुछ नाम है, ठीक है। तो जब उसकी बात करेंगे तो नीच टर्म यूज करेंगे। मैंने रिवाइज करा दिया आपको। अच्छा एक चीज और याद रखिएगा, यूपीएससी में ये प्रश्न पूछा गया था, क्या किन्हीं 2 स्पीशीज का नीच सेम हो सकता है, तो आप याद रखेंगे नहीं, ठीक है,
समझ में आ रहा है? जैसे मैं ऐश्वर्या हूँ, मेरा अपना खुद का शरीर है, खुद की आत्मा है, कोई दूसरी ऐश्वर्या सेम शरीर सेम आत्मा वाली नहीं हो सकती, वैसे किसी दो स्पीशीज का नीच सेम नहीं हो सकता। चलिए 27वां प्रश्न हमने डिस्कस कर लिया है। 28 प्रश्न को अब हम देखते हैं। 28 को देखिए, निम्नलिखित में से कौन से भौगोलिक क्षेत्र में जैव विविधता के लिए संकट हो सकता है? ठीक है, जैव विविधता के लिए संकट कहाँ हो सकता है भौगोलिक क्षेत्र में? वैश्विक तापमान, आवास का विघटन, विदेशी जाति का संक्रमण, शाकाहार को प्रोत्साहन। IAS प्री का प्रश्न है, यहाँ पे मेन रीजन नहीं पूछा, कौन कौन से कारण हो सकते हैं। अब देखिए, ग्लोबल वार्मिंग का बढ़ना, वैश्विक तापमान का बढ़ना आपका एक कारण होगा। ठीक है, हैबिटेट फ्रेगमेंटेशन हमने आपको बताया, अगर हैबिटेट लॉस होगा उसको एक्सप्लॉइट करेंगे तो ये भी एक रीजन होगा बायोडायवर्सिटी लॉस का। विदेशी जाति का संक्रमण, एलियन स्पीशीज अगर कहीं से आ गई तो उससे भी होगा। ये एलियन स्पीशीज याद रखिए, कोई बाहर से कोई स्पीशीज आ गई तो उससे भी बायोडायवर्सिटी का लॉस होगा। अब आप खुद सोचिए, कोई पेड़ है, यहाँ पे खूब सुंदर सुंदर फूल लगे हुए हैं, एक एग्जाम्पल दे रहा है, और कहीं से ढेर सारे यहाँ पर आपके फ्लाइज आ गए जो कि इन फूलों को खा जाते हैं। वो वहां के रहने वाले नहीं, वो बाहर से आए हैं। ठीक है, ये बहुत मतलब इसको आप इस तरीके से समझ सकते हैं। अभी बीच में वो हो रहा था, टिड्डा का आक्रमण हो रहा था जगह जगह, तो इस तरीके से समझिए। शाकाहार को प्रोत्साहन देना नहीं, अगर शाकाहार को प्रोत्साहन देना, वेजिटेरियनिज्म को प्रमोट करना अगर बायोडायवर्सिटी का मतलब के लिए संकट होता तो कभी भी वेजिटेरियन बनने को आपको नहीं कहा जाता, बल्कि नॉन वेजिटेरियन हो तो जो भी जानवर मिलता है उसको काट काट के खा जाते हो। तो यहाँ पर आपको सही उत्तर क्या हो जाएगा? 1, 2, 3 ए जो है वो आपका सही उत्तर है। IAS 2012 का प्रश्न था। 29 प्रश्न को हम देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन से किसी प्रदेश की जैव विविधता के लिए संकट हो सकता है? ठीक है, फिर वही प्रश्न है। भूमंडलीय तापमान, ग्लोबल वार्मिंग की बात की गई है। प्राकृतिक वास का विखंडन मतलब नेचुरल वेजिटेशन जो हैबिटेट है उसको फ्रेगमेंटेशन की बात की गई है। वही सेम प्रश्न है, देख लीजिए क्लास, ये सेम रिपीटेड प्रश्न है। ये कब पूछा गया था देख लेते हैं हम। IAS में 2012 में पूछा गया था और ये आपका 2016 में पूछा गया। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 1, 2, 3 शाकाहार को प्रोत्साहन देना, बायोडायवर्सिटी लॉस नहीं है। ठीक है, चलिए 30 प्रश्न को अब हम देखते हैं, 30वें प्रश्न को। 30वां प्रश्न क्या है? इनमें से कौन सा जैव विविधता के लिए बड़ा खतरा है? ठीक है, थ्रेट की बात की गई है, बायोडायवर्सिटी के लिए थ्रेट क्या है? भंगुर पारितंत्र जैसे मैंग्रोव और नम भूमि, हिमालय में अगम्य आवास, प्राकृतिक आवासों और वनस्पतियों का विनाश तथा झूम खेती, आरक्षित जीव मंडल बनाना। थ्रेड बोला गया है, तो अब आप खुद बताइए, जहां पर भी हम नेचुरल हैबिटेट के डिस्ट्रक्शन की बात करेंगे, नेचुरल वेजिटेशन के डिस्ट्रक्शन की बात करेंगे, वो आपका एक थ्रेड है। तो यहाँ पर प्राकृतिक आवासों और वनस्पतियों का विनाश तथा झूम खेती के बारे में मैंने आपको बता दिया, जिसको कि हम शिफ्टिंग कल्टीवेशन भी कहते हैं। यहाँ पर मेनली क्या होता है, जंगल के एक पोर्शन को लिया जाता है, वहां पे वहां के पेड़ों को काट के वहां पे खेती की जाती है। तब तक खेती की जाती है जब तक कि वहां का जो सॉइल है वो उपजाऊ है, फर्टाइल है, और जैसे ही वहां का सॉइल अपनी फर्टिलिटी खत्म हो जाती है, मतलब उपजाऊ नहीं रह जाता है, जंगल में आगे बढ़ते हैं, फिर जंगल के कुछ पोर्शन को काटते हैं, वहां पे खेती करना शुरू करते हैं। इसी को आप क्या कहते हैं? जूम कल्टीवेशन कहते हैं या फिर शिफ्टिंग कल्टीवेशन कहते हैं। तो बायोडायवर्सिटी लॉस हो रहा है। 31 प्रश्न को देखते हैं, बड़ा प्रश्न है, यूपीपीएससी 2021 का प्रश्न है। ठीक है, थोड़ा आराम से पढ़िएगा, इसको भी आसान प्रश्न है। मैंने आपको पहले भी कहा है, जब भी प्रश्न बहुत लेंदी हो तो घबराया मत करिए कि डिफिकल्ट प्रश्न होगा। लेंदी प्रश्न सबसे आसान प्रश्न होता है ज्यादातर केसेस में, उसमें आपको बस अपनी बुद्धि की जरूरत होती है, नॉलेज की जरूरत नहीं होती, जैसे अभी इस प्रश्न में क्या बोला है? यद्यपि भारत की जनसंख्या तीव्र गति से बढ़ रही है, किंतु पक्षियों की संख्या तेजी से घट रही है। ठीक है, जो पॉपुलेशन है भारत की वो रैपिडली इंक्रीज कर रही है, लेकिन जो नंबर ऑफ बर्ड्स हैं भारत में, चिड़िया हैं, वो आपके घट रहे हैं। क्यों? क्योंकि शिकारियों की संख्या में असाधारण वृद्धि हुई है। आप देख रहे हैं कि लोग शिकारी मतलब शिकार कर रहे हैं, कहीं आपको दिख रहा है बंदूक लेके लोग घूम रहे हैं? असाधारण मतलब ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी इंक्रीज आपको हंटर्स में दिख रहा है? नहीं ना, ऐसे थोड़ी दिखता है। तो पुराने जमाने में थे लोग बंदूक लेके जाते थे, चिड़िया मारते थे, पका के खाते थे। अब आपको कम दिखेगा ये सब चीजें। ठीक है, तो ये तो नहीं होगा, पहला नहीं होगा, थोड़ा सोचिए। अब देखिए, यहाँ पर आपको नॉलेज की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा भी दिमाग लगाएंगे तो आएगा। तो पहला तो नहीं होगा। अगर ऐसा होता तो हर घर में आपको एक हंटर दिखता जो कि चिड़िया मार मार के लाता और हम सब लोग बैठ के पका के खाते। तो पहला हटाओ, ये भी। ठीक है,
दूसरा देखते हैं, जैविक कीटनाशक तथा जैविक उर्वरक का बड़े पैमाने पर प्रयोग हो रहा है। ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड एंड ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर आर यूज्ड ऑन अ लार्ज स्केल। यहाँ पे जैविक कीटनाशक की बात हो रही है और जैविक उर्वरक की बात हो रही है। आप देखिए आए दिन हमारी सरकार कह रही है ऑर्गेनिक फार्मिंग, ठीक है। तो अगर ऐसा होता तो हम जैविक कृषि के बारे में क्यों बात करते? तो अच्छी चीज है ना जैविक कृषि को प्रमोट करना। तो दूसरा भी नहीं होगा, तो दूसरा भी हटा दो। अब बचा 3 और 4, 3 और 4 आपका उत्तर है। अब देख लेते क्या है। पक्षियों के वास स्थान पर बड़े पैमाने पर कटौती हुई, ठीक है। द हैबिटेट ऑफ द बर्ड हैज बीन रिड्यूस्ड ऑन अ लार्ज स्केल। अभी हम बात करें बार बार, एक बहुत बड़ा कारण है बायोडाइवर्सिटी लॉस का, ठीक है। क्या है? हैबिटेट लॉस, ठीक है। सीधे आप जंगलों की कटाई कर रहे हैं, वहां पे जो पशु पक्षी रहते हैं उनका घर आपने छीन लिया, अब बेचारे क्या होगा उनका। कीटनाशक, रासायनिक उर्वरक तथा मच्छर भगाने के लिए वाली दवाई का बड़े पैमाने पर उपयोग, ठीक है। ये भी सही है। जब कीटनाशक का यूज करेंगे और मच्छर भगाने वाली दवाइयों का यूज करेंगे तो उससे भी बर्ड्स के ऊपर प्रभाव पड़ेगा। तो यहाँ पर सी जो है वो आपका सही उत्तर है, ठीक है। देखिए बार बार पूछा जाता था कि जो वल्चर है, जो चील है, उनकी पॉपुलेशन बहुत तेजी से घट रही है किसी एक मेडिसिन की वजह से। तो डिक्लोफिनैक पे रोक लगाया गया था, क्योंकि जो वल्चर थी ना वो मरे हुए जानवर या उनके मांस को खाती थी। और जब आप कैटल्स को डिक्लोफिनैक खिलाते थे तो कहीं ना कहीं वल्चर भी जब उनको खाती थी तो उनकी बॉडी में वो जाता था, जो मैंने आपको बायोमैग्निफिकेशन पढ़ाया था, वही सब चीजें हैं। तो जिससे कि वल्चर की पॉपुलेशन जो थी बहुत तेजी से घट रही थी। तो सी आपका सही उत्तर है। 32वें प्रश्न को हम देखते हैं। उष्णकटिबंधीय देशों की बात की गई है, ट्रॉपिकल कंट्रीज की बात की गई है कि ट्रॉपिकल कंट्रीज में आपकी जो तितलियां होती हैं वो सर्वाधिक संख्या में पाई जाती हैं। सबसे ज्यादा जो तितलियां हैं वो ट्रॉपिकल एरिया में पाई जाती हैं। क्यों? क्योंकि तितलियां कम तापमान में नहीं रह सकती। सही बात है। कभी आपको बहुत ठंडी एरिया में तितली उड़ते हुए दिखेगी? नहीं दिखती है, ठीक है। खाली मूवीज में दिख सकती है और कहीं नहीं दिखती है। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ए, ठीक है। ए आपका सही उत्तर है। 33 प्रश्न को देखते हैं, 33वें प्रश्न को। जैव विविधता को अधिकतम संकट है। कितनी बार एक ही प्रश्न पूछा है कि बायोडायवर्सिटी को मैक्सिमम थ्रेट किस चीज से होता है? तो मैंने आपको बताया है जब जब प्राकृतिक निवास एवं वनस्पतियों के विनाश आप करेंगे तो सीधे बायोडायवर्सिटी लॉस होगा। क्लाइमेट चेंज की वजह से भी बायोडायवर्सिटी लॉस होता है, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से भी होगा, प्रदूषण की वजह से भी होगा। लेकिन मैक्सिमम थ्रेट जब भी पूछेगा, अधिकतम संकट जब भी पूछेगा, तो आप याद रखेंगे जब जब हैबिटेट लॉस होगा, जब जब प्राकृतिक निवास का विनाश होगा, तब तक आपका बायोडायवर्सिटी लॉस होगा, जैव विविधता का मतलब लॉस होगा। 34 को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्तराखंड में जैव विविधता के ह्रास का कारण नहीं है बोला गया है? सड़कों का विस्तार, नगरीकरण, बंजर भूमि का वर्णीकरण और कृषि का विस्तार। अब देखिए यहाँ पे कारण नहीं है, ठीक है। एक्सप्लॉयटेशन नहीं हो रहा, बायोडायवर्सिटी लॉस की बात नहीं, मतलब नहीं है। तो यहाँ पे बंजर भूमि का वर्णीकरण। अब आप खुद सोचिए, जो भी बैरन लैंड है, जब वहां पर आप एफॉरेस्टेशन करेंगे, पेड़ लगाएंगे, तो ये तो अच्छी बात है। तो इससे लॉस क्या हुआ? थ्रेट थोड़ी पहुंचेगा। तो 34 का सी हो जाएगा। और कृषि का विस्तार आपका थ्रेड है। क्यों? क्योंकि कृषि का विस्तार करना मतलब आप जंगलों को काट के वहां पे कृषि भूमि में उसको कन्वर्ट कर रहे हैं। तो वहां पे जंगल कटेंगे तो बायोडायवर्सिटी लॉस होगा, हैबिटेट लॉस होगा। सारे प्रश्न एक ही तरीके के हैं। 35वें प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक पारिस्थितिक तंत्र की जैव विविधता की बढ़ोतरी के लिए उत्तरदायी नहीं है? यहाँ पे क्या बोला? नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीजिंग द बायोडायवर्सिटी ऑफ एन इकोसिस्टम। पारिस्थितिक तंत्र की उत्पादकता, ठीक है, मध्य व्यवधान, पारिस्थितिकी तंत्र की आयु, पोषण स्तरों की कम संख्या। तो यहाँ पर क्या बोला गया है? नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीजिंग द बायोडायवर्सिटी ऑफ एन इकोसिस्टम। अब मुझे ये बताओ कि अगर हम यहाँ पे न्यूट्रिशन लेवल या फिर आप ट्रॉपिक लेवल करिए, ट्रॉपिक लेवल, जितना ज्यादा ट्रॉपिक लेवल होगा, ट्रॉपिक लेवल मैंने आपको बताया है ना, जब हमने फूड चेन पढ़ा था तो मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर आपके पादप हैं, प्रोड्यूसर्स हैं। थोड़ा सुंदर सा बना दूं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। यहाँ पे बनाती हूँ, ये देखिए, मैंने ऐसे पिरामिड जब बनाए थे, या फूड चेन भी हम देखते हैं, तो मैंने आपको बताया था सबसे नीचे प्रोड्यूसर्स होते हैं। तो ये प्रोड्यूसर्स को हम एक ट्रॉपिक लेवल पे रखते हैं। उसके ऊपर कंज्यूमर होते हैं, जिसमें प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शरी कंज्यूमर, मतलब पादप, ठीक है। फिर यहाँ पे कंज्यूमर मतलब उपभोक्ता की बात हमने की थी। तो ऐसे ही डिफरेंट ट्रॉपिक लेवल्स होते हैं। अब आप ये बताओ, जितने ज्यादा ट्रॉपिक लेवल होंगे मतलब उतने ज्यादा स्पीशीज होंगे, ठीक है।
मतलब उतना नंबर ऑफ स्पीशीज ज्यादा होगा। तो यहाँ पे जो लिखा है लेस नंबर ऑफ ट्रॉपिक लेवल, पोषण स्तरों की कम संख्या, क्या ये आपके बायोडायवर्सिटी इंक्रीज में हेल्प करेगा, बढ़ोतरी में हेल्प करेगा? नहीं, कम थोड़ी ज्यादा संख्या होगी तब हेल्प करेगा ना। तो यही चीज, तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। यहाँ पे मध्य व्यवधान, अब देखिए क्लास, जब भी हम मध्य व्यवधान की बात करते हैं, कभी कभी जब हम नेचर में डिस्टर्बेंस करते हैं, थोड़ा सा व्यवधान लाते हैं, तो उससे बायोडायवर्सिटी आपकी बढ़ती है। लेकिन यही व्यवधान जब एक लार्ज उसमें करते हैं तब एक्सप्लॉयटेशन होता है। तो इसमें मत कंफ्यूज होइएगा आप लोग, ठीक है, इसमें मत कंफ्यूज होएगा। ये आपको समझ में आ गया होगा कि ट्रॉपिक लेवल, जब भी हम स्तरों की बात करें पोषण स्तर की, तो जितना ज्यादा पोषण स्तर होगा उतना ही ज्यादा बढ़ोतरी होगी बायोडायवर्सिटी में, क्योंकि नंबर ऑफ स्पीशीज उतने ही ज्यादा इन्वॉल्व होंगे। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं, जैव विविधता का संरक्षण से। ठीक है, 36 प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी जैव विविधता के संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण रणनीति है? ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ बायोडायवर्सिटी की बात की गई है और इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी की बात की गई है। तो यहाँ पर जो भी दिया गया है, देखिए हम लोग अगर नेशनल पार्क की बात करें, बोटैनिकल गार्डन की बात करें, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात करें, तो हम कहीं ना कहीं हम लोग बायोडायवर्सिटी को कंजर्व करें सब में। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट की बात की गई है, अगर ऐसे दिया रहेगा तो आप बायोस्फीयर रिजर्व लगाएंगे। ठीक है, नहीं तो नेचुरल पार्क भी है, बोटैनिकल गार्डन में भी आप क्या करते हैं, डिफरेंट प्लांट्स को, ठीक है, जो उनके स्पीशीज है उनको प्रोटेक्ट करते हैं, तो वो भी है। लेकिन यहाँ पे पेपर में आपको ऐसा सेट किया है तो बायोस्फीयर रिजर्व। ठीक है, 36 क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट पूछा था। 37 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल वनस्पति संरक्षण हेतु स्वस्थानीय पद्धति नहीं है? ठीक है, अब देखिए क्लास, जब भी हम बायोडायवर्सिटी रिजर्व की बात करते हैं, हम संरक्षण की बात करते हैं, बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन की बात करते हैं। ठीक है, हम संरक्षण की बात कर रहे हैं, हम कंजर्वेशन की बात कर रहे हैं। तो ये दो तरीके का होता है, एक इन सेतु, ठीक है, और एक एक्स सेतु। अभी आपको 2 मिनट में समझ में आ जाएगा, आप में से बहुत स्टूडेंट्स को आता भी होगा। जब भी हम इन सेतु की बात करते हैं तो मतलब जो स्पीशीज जहां पर हैं, फ्लोरा और फौना दोनों की बात हम कर रहे हैं, वहीं पर उनको प्रोटेक्ट करना। इन जहां पर वो हैं, जहां पर उनका हैबिटेट है, वहीं पर उनको प्रोटेक्ट करना, कंजर्व करना। ठीक है, एक्स सेतु मतलब उनको दूसरी जगह ले जाके उनको संरक्षण देना। अब जैसे जब हम नेशनल पार्क की बात करते हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात करते हैं, बायोस्फीयर रिजर्व की बात करते हैं, तो हम इन सेतु कंजर्वेशन की बात कर रहे हैं। उनके नेचुरल हैबिटेट में ही उनको प्रोटेक्ट करने की बात हम कर रहे हैं स्पीशीज को। जब हम एक्स सेतु की बात करते हैं तो हम जैसे उनको लेबोरेटरी में लेके चले गए, ठीक है, या फिर हम जू में अलग अलग तरीके के जानवर होते हैं, तो वो वहां पे जू में आके रह रहे हैं, तो वो एक्स सेतु हो गया, दूसरी जगह ले जाकर। तो यहाँ पे क्या बोला गया, स्वस्थानीय पद्धति नहीं है। ठीक है, नहीं है। तो जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र, बायोस्फीयर रिजर्व, जहां पर उनका हैबिटेट है वहीं पर हम उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं, वहीं पर रिजर्व बन रहा है। ठीक है, वनस्पति उद्यान की बात की है, राष्ट्रीय नेशनल पार्क की बात की है, नेशनल पार्क की बात की है, वन प्राणी अभ्यारण्य, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात की है। तो ये तीनों आपका क्या, ये और ये जो है ये इन सेतु है। वनस्पति उद्यान मतलब आपका बोटेनिकल गार्डन, ये एक्स सेतु है, क्योंकि बोटेनिकल गार्डन में डिफरेंट रीजन से आपके स्पीशीज, प्लांट के स्पीशीज को लाए जाते हैं, वहां पे उन पर रिसर्च की जाती है, उनको प्रोटेक्ट किया जाता है, उनका मल्टीप्लिकेशन किया जाता है। तो ये आपका हो गया। ठीक है, अनुवंशिक विविधता का रख रखाव किया जाता है। जेनेटिक डाइवर्सिटी इज मेंटेन इन द नेशनल पार्क बाय, अभी मैंने आपको बताया थोड़ी देर पहले, हम इन सेतु कंजर्वेशन की जब हम बात करेंगे तो जहां पर उनका हैबिटेट है वहीं पे हम उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं, और नेशनल पार्क आपका इन सेतु कंजर्वेशन है। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ए आपका सही उत्तर हो जाएगा 38 का। 39 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन स्ववासन संरक्षण रणनीति का उदाहरण नहीं है? ठीक है, इन सेतु प्रोटेक्शन का कौन एग्जाम्पल नहीं है? बायोस्फीयर रिजर्व है आपका, नेशनल पार्क है आपका, सेक्रेट गार्डन है, बोटैनिकल गार्डन नहीं है। ठीक है, ये याद रखिएगा। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, बी आपका सही उत्तर है। 40 प्रश्न को देखते हैं, 40वें प्रश्न को, निम्नलिखित में से क्रायो बैंक एक्स सेतु, ठीक है,
संरक्षण के लिए कौन सी गैस समानता प्रयोग में लाई जाती है? अब ये एक अच्छा प्रश्न है। क्रायो बैंक एक्स सेतु कंजर्वेशन प्रिजर्वेशन की हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर कौन सी गैस का यूज किया जाता है? यहाँ पर लिक्विड नाइट्रोजन का यूज किया जाता है। ए आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न हम देखते हैं 41। जैव विविधता के साथ साथ मनुष्य के परंपरागत जीवन के संरक्षण की स्थापना करने में निहित है। तो यहाँ पर देखो, हाँ, यहाँ पर क्या बोला गया है आपको कि हम बायोडायवर्सिटी को तो जैव विविधता का संरक्षण तो कर रहे हैं, उनको तो हम प्रिजर्व कर रहे हैं, साथ ही साथ वहां पे जो परंपरागत जीवन है, जो एक्टिविटीज है, उसका भी संरक्षण हम कर रहे हैं। तो ये किसमें होता है? ये आपका जीव मंडल निश्चय में होता है, बायोस्फीयर रिजर्व में होता है, याद रखिएगा। 41 का ए। 42 देखते हैं। जैव मंडल आरक्षित परिरक्षण क्षेत्र है। बायोस्फीयर रिजर्व इज अ कंजर्वेशन एरिया, ठीक है। ग्रासलैंड, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, एटमॉस्फेरिक बैलेंस या फिर जेनेटिक डाइवर्सिटी। आप सभी को पता है अनुवांशिक विभिन्नता, जेनेटिक डाइवर्सिटी। यहाँ पे हम डाइवर्सिटी को प्रिजर्व करने की बात करते हैं, ठीक है। तो 42 का डी आपका सही उत्तर है। 43 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक प्रवाल विरंजन का सबसे अधिक प्रभाव कारण है? यहाँ पर क्या बोला गया है? कोरल ब्लीचिंग की बात की गई है। तो कोरल ब्लीचिंग का एक सबसे महत्वपूर्ण कारण जो होता है ना, वो सागरीय में जो तापमान है, जो सागरीय जल का जो सामान्य तापमान है, उसमें वृद्धि। ये चीज आप याद रखिएगा। तो यहाँ पर 43 का सी आपका सही उत्तर है। एक बार मैं इसको डिस्कस कर लेती हूँ। देखिए, कोरल्स, आपको पानी के अंदर समुद्र में कोरल्स पाए जाते हैं, ठीक है। इन कोरल्स के ऊपर ना एल्गी होती है, एल्गी, ठीक है। यहाँ पर देखिए छोटी छोटी एल्गीज होती हैं जो कि इन कोरल्स के ऊपर इस तरीके से रहती हैं, और इन्हीं कोरल की वजह से, इन्हीं एल्गीज की वजह से इसका अपना एक कलर होता है। यहाँ पे एल्गी और कोरल के बीच में एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होता है, मतलब दोनों एक दूसरे को बेनिफिट ही प्रोवाइड पहुंचाती हैं। लेकिन जब किन्हीं कारणों से जो टेम्परेचर में आपका ओशियन का टेम्परेचर आपका बढ़ गया या कुछ भी हो गया, टेम्परेचर में बदलाव हुआ, तो ये जो है, जो एल्गीज है, वो कोरल्स को छोड़ना शुरू कर देती है, इनके ऊपर से हटना शुरू कर देती हैं, जिनकी वजह से ये जो कोरल है वो वाइट दिखने लगते हैं, और इसी को हम ब्लीच्ड कोरल कहते हैं। क्लास आप लोगों को दिख रहा होगा, मैं थोड़ा स्क्रीन से हटती हूँ। हेल्दी कोरल्स जब भी होंगे तो यहाँ पे देखिए पहला फिगर जो है, इसमें आपके कोरल और एल्गी दोनों एक दूसरे के बीच में सिम्बायोटिक रिलेशनशिप शो करेंगे, दोनों एक दूसरे को हेल्प करेंगे सरवाइव करने में। स्ट्रेस कोरल मतलब किन्हीं कारणों से ये जो एल्गी है वो धीमे धीमे कोरल्स को छोड़ना शुरू कर देंगी, अब ये ब्लीचिंग होने लगी है। और जब पूरी तरीके से जो एल्गीज जो कोरल्स पे रहती थी वो उनको छोड़ देंगी, तो ये आपका इस तरीके का ब्लीच्ड अपीयर होने लगेगा, ठीक है। यही होता है कोरल ब्लीचिंग, बस यही समझिए। जैसे जैसे ये एल्गीज आपकी कोरल्स को छोड़ के दूसरे स्थान पे जाएंगी तो ये आपका ब्लीच हो जाएगा, मतलब यहाँ पे जो एल्गी की वजह से जो कलर इम्पार्ट होता था वो आपका खत्म हो जाएगा। अब इसके पीछे कई रीजंस होते हैं, जैसे टेम्परेचर का बढ़ना ओशियनिक वाटर के, पॉल्यूशन, अगर पॉल्यूटेंट ज्यादा मिलेगा उसके वजह से भी एल्गीज धीमे धीमे छोड़ती हैं, ठीक है। ओवर एक्सपोजर टू द सनलाइट, सनरेज बहुत ज्यादा है, ठीक है, या एक्सट्रीम लो टाइड्स की वजह से। चलिए अब हम देख लेते हैं 44 प्रश्न को। निम्न में से कौन प्रवाल विरंजन में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारण है? सर्वाधिक महत्वपूर्ण बोला है, मोस्ट इंपॉर्टेंट बोला है, कोरल ब्लीचिंग की बात की गई है, प्रवाल शैलों का खनन, प्रवाल रोगों का फैलना, सागरीय जल में अवसादों का जमाव या वैश्विक उष्णन, ठीक है। तो मैंने आपको बताया है, जब सबसे मेन रीजन जो होता है, जो पहला रीजन होता है, वो चेंज इन द ओशियन टेम्परेचर, ये बात आप याद रखेंगे। 45 प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में से किन में प्रवाल भित्तियां हैं भारत में? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में, कच्छ की खाड़ी में, मन्नार की खाड़ी में, सुंदरबन में, ठीक है। तो यहाँ पर आप याद रखेंगे कहाँ कहाँ आपके पाए जाते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए, जब हम इसका उत्तर देखेंगे, अच्छा यहाँ पर एक चीज ध्यान रखिएगा क्लास, सबसे पहले मैं आपको कुछ चीजें बता दूं कि जब भी हम कोरल की बात करते हैं तो मेनली ये आपके इनके जो टेम्परेचर हैं, वो कितने टेम्परेचर की इनको आवश्यकता होती है? 22 डिग्री से 30 डिग्री सेंटीग्रेड तक, ठीक है। 30 डिग्री आप याद रखेंगे। इससे अधिक तापमान, अधिक मानक तापमान ये होता है 30 डिग्री। जब इससे ज्यादा पानी का टेम्परेचर बढ़ने लगता है तभी जो एल्गीज हैं वो हटने लगती हैं, इसके ऊपर आपके कोरल सस्टेन नहीं कर पाते हैं, प्रवाल भित्तियां जो होती हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए गहराई भी पानी की 200 मीटर से अधिक नहीं होनी चाहिए, ये भी चीज आप याद रखेंगे। हो सकता है पेपर में प्रश्न में इसको डिफिकल्ट बना दे। प्रवाल
जो केवल खारे पानी में रह सकते हैं, ये चीज याद रखिएगा। जो पानी होता है वो सेलाइन वाटर होना चाहिए। तो टेम्परेचर का भी आप ध्यान रखेंगे, सैलिनिटी का भी आप ध्यान रखेंगे। ये दोनों पॉइंट आपको याद रखना है। और गहराई 200 मीटर से अधिक नहीं होनी चाहिए। सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं। दुनिया की अगर हम 1/3 प्रवाल भित्तियों की बात करें तो ये आपके ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और फिलीपीन प्रदेशों में आपके पाए जाते हैं। अगर भारत में हम बात करें तो भारत में कहां कहां, अंडमान निकोबार में, कच्छ की खाड़ी में, ठीक है। यहाँ पर आप देखिए अंडमान निकोबार और कच्छ की खाड़ी 1 और 2, ठीक है, 1 और 2 में आपके पाए जाते हैं। अच्छा, अगर हम सुंदरबन डेल्टा की बात करें तो सुंदरबन डेल्टा में आपको पता है ना, सुंदरबन डेल्टा में आपका क्या पाया जाता है, वहां पे मैंग्रोव फॉरेस्ट पाया जाता है। ये चीज आप याद रखिएगा। मैंग्रोव फॉरेस्ट भी पूछा जाता है कि मैंग्रोव जो पेड़ होते हैं वो कहां पर आपको किस रीजन में मिलते हैं, सुंदरबन डेल्टा में। और सबसे बड़ा मैंग्रोव फॉरेस्ट आपको वहीं मिलता है, सुंदरबन डेल्टा में। समझ में आ रहा है ना ये चीज आपको, ठीक है। तो यहाँ पर आप जैसे ही चौथे को हटाएंगे तो देखिए आपके पास ये ऑप्शन आपका हट गया। अब यहाँ पर देखिए गुजरात राज्य में उत्तर पश्चिमी तट, केरल तट के दक्षिण पश्चिम में, अरब सागर में, लक्षद्वीप में, तमिलनाडु में और दक्षिण में मन्नार की खाड़ी, दक्षिण पूर्व भारत में पाक की खाड़ी में पाए जाते हैं। तो यहाँ पर आपका मैंने आपको बता दिया पहला, दूसरा, तीसरा, ये आपका ए जो है वो आपका सही उत्तर हो गया। सुंदरबन डेल्टा जब भी आप याद रखेंगे तो आप याद रखेंगे यहाँ पे प्रवाल भित्तियां नहीं, यहाँ पे मैंग्रोव्स पाए जाते हैं, ठीक है। चलिए, तो थैंक यू सो मच क्लास। आज के सेशन को हम यही एंड करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम मिलेंगे और इन्फॉर्मेशन के साथ। देखिए आपको ये चीज तो समझ में आ रही होगी, हम खाली घटना चक्र को डिस्कस ही नहीं कर रहे हैं, हम क्वेश्चन को इस प्रकार से भी डिस्कस कर रहे हैं कि अगर आने वाले समय में इन्हीं टॉपिक से कुछ अलग तरीके का प्रश्न पूछे तो वो भी आपसे सॉल्व हो जाए, ठीक है। हम सारे स्टेट्स के, यहाँ तक कि यूपीएससी के भी प्रश्नों को यहाँ पर डिस्कस करते हैं। तो अगर आपको मेरा एफर्ट अच्छा लग रहा है तो क्लास को लाइक करिए, शेयर करिए। और अगर कोई भी डिफिकल्टी किसी प्रश्न में होती है, जैसे कभी एक्सप्लेनेशन नहीं समझ में आया, तो बेझिझक होकर कमेंट बॉक्स में आप पूछिए। कमेंट बॉक्स एक माध्यम है हमारे और आपके बीच में एक कम्युनिकेशन को एस्टैब्लिश करने का। तो थैंक यू सो मच। इसी तरीके से मेरे साथ ऐश्वर्या सिंह के साथ बने रहिए, डिकोड एग्जाम के साथ बने रहिए। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो। खूब पढ़िए, खूब आगे बढ़िए। धन्यवाद क्लास।